भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। कालिदास। अब भ्रमिकों द्वारा एक दूसरे लेखक को स्थापित किया जाता है जिसका नाम है कालिदास। कालिदास का जन्म काल और जन्म स्थान के बारे में आज तक किसी को स्पष्ट पता नहीं है। कालिदास किस ईस्वी में और किस स्थान पर पैदा हुए और किस विद्यालय में पढ़कर कब विद्वान लेखक बन गए, यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तीसरी सबसे अहम बात यह कि कालिदास द्वारा लिखित सारी रचना कागज पर और वैदिक संस्कृत में है। आप लोगों को पता ही होगा कि कागज और वैदिक संस्कृत की लिपि कब बनी है। कालिदास का लिखा हुआ संस्कृत का एक नाटक मालविकाग्नि मित्रम। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी और विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र शुंग नाम के पात्र का वर्णन है। इस नाटक का संबंध महलों में चलने वाले प्रणय संबंधों का उन्मूलन करने से है। फिर भी भ्रमिक समुदाय को किसी काल और किसी स्थान में स्थापित होना था, सो वह हो गया। कालिदास का दूसरा संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आज काफी प्रसिद्ध है। कालिदास की विश्वसनीयता इसी से समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला का वर्णन है। यह वही विश्वामित्र और शकुंतला है जो वेदों के पात्र रहे हैं। वही कालिदास की तीसरी रचना रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। ऐसे कालिदास के नाम से संस्कृत में लिखा हुआ काफी नाटक मिलता है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल का बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलता है। उस समय देश में ज्ञान विज्ञान हेतु शिक्षा के काफी विश्वविख्यात केंद्र हुआ करते थे, जिसमें देशी विदेशी विद्यार्थी अध्यापन करने आते थे। उसी गुप्त काल में इत्सिंग और फाइयान यहाँ आए थे, जिनका यात्रा वृत्तांत आज काफी प्रसिद्ध है। उस यात्रा वृत्तांत में कहीं भी कवि कालिदास लेखक या उसके द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त काल के बाद एक और यात्री हैनसोंग का आना होता है, लेकिन इनके यात्रा वृत्तांत में भी किसी कालिदास का वर्णन नहीं आता है। गुप्त काल में सम्यक संस्कृति की महानता वाली जानकारी हो और उसमें भ्रमिक वंश का कोई योगदान नहीं हो, भला यह कैसे होने वाला है। इसी कमी को पूरा करने हेतु भ्रमिक वंश के एक अज्ञात कवि कालिदास को बैठाया जाता है, जिससे एक तीर से दो शिकार हो रहा है। एक तो स्वयं राजदरबारी बनकर गुप्त शासक का श्रेय लिया गया, तो वही उस दरबारी लेखक के लेखन से शुंग को भी वैदिक समर्थक स्थापित कर दिया गया। इस वजह से आज कवि कालिदास की महानता गुप्त काल के दरबार से जोड़कर काफी प्रचारित की जाती है। यह वही गुप्त शासक है जिनकी जानकारी अंग्रेजों के द्वारा खुदाई से मालूम हुई है, लेकिन आज तक गुप्त काल का दरबार राजमहल नहीं मिला है। फिर भी भ्रमिकों ने अपने पूर्वज को गुप्त दरबार में कवि के रूप में प्रकट करवा दिया। आप लोगों को इस बात की जानकारी पर बहुत आश्चर्य होगा कि कालिदास ने गुप्त सम्राट के दरबार में दरबारी रहते हुए लेखन का कार्य किया, लेकिन कालिदास ने अपने किसी भी नाटक में गुप्त वंश के किसी शासक का उल्लेख नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया, इससे भी आप लोग कुछ समझे। आज उसी संस्कृत भाषा और कागज पर रचित नाटक के अंदर शुंग को संस्कृत भाषा में वार्तालाप करने वाला पात्र होने के कारण लोग उसे भ्रमिक समुदाय का पात्र प्रत्यारोपित करने लगे हैं, जो केवल भ्रमिक कलमकसाई द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा मात्र है। वही आज कुछ लोग बड़े ही दावे के साथ पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि नाम के एक दरबारी को स्थापित करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पतंजलि के नाम पर कुछ रचना भी होने लगती है। आखिर पतंजलि की यह सब रचना ईसा पूर्व किस लिपि में हुई और उस रचना का लेखन किस वस्तु पर हुआ, क्योंकि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार का दरबारी है और पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं अपने लेखन हेतु धम्मलिपि और पत्थर का उपयोग किया है, जो आज उत्खनन से काफी मात्रा में मिला है।
लेकिन पतंजलि की लिखी हुई एक भी रचना अंग्रेजी विद्वानों को उत्खनन से नहीं मिली है। आज योग सूत्र का होना कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि पतंजलि के नाम से योग सूत्र की रचना ईसा पूर्व किस लिपि और किस वस्तु पर की गई। देश के अंदर उत्खनन द्वारा कई विश्वविद्यालयों के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ तन की शुद्धि हेतु योग और मन की शुद्धि हेतु विपश्यना साधना का साक्ष्य मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी जगह से किसी पतंजलि का पातंजलि योग सूत्र नाम का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आखिर ऐसा क्यों? आज जब पातंजलि के नाम से कई लेखकों द्वारा लिखी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, तो फिर इन लोगों को आखिर किस स्रोत से पातंजलि के योग दर्शन की जानकारी मिली? पातंजलि का मूल अभिलेख आज कहाँ है? किस लिपि, किस भाषा और किस वस्तु पर लिखा गया? यह लोगों को बताते हुए इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, नहीं तो इसे ब्रह्मवंशियों का धूर्ततापूर्ण ज्ञान कहा जाएगा और भ्रमित लोगों का सरल स्वभाव होने के कारण ब्रह्मवंशियों द्वारा फैलाया गया भ्रम कपुलिंदा वाला ज्ञान ही कहा जाएगा। ऐसे ब्रह्मवंशियों में से एक विख्यात लेखक रामचंद्र दीक्षित अपने द्वारा 1934 ईस्वी में रचित पतंजलि चरित नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि 788 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर के दादा आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे। अब इस बात का अनुमान तो सबको हो गया होगा कि आदि शंकर का जन्म जब 788 ईस्वी में हुआ था, तो उसके दादा का जन्म ईसा से पूर्व तो कतई नहीं हुआ होगा। बहुत ही जोड़ तोड़ किया जाए तो गौड़पाद की उम्र 700 ईस्वी के लगभग हो सकती है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मवंशियों का सारा खेल एक कल्पना पर चलता है। वही विद्यारण्य स्वामी ने अपने ग्रंथ शंकर दिग्विजय में आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य को पतंजलि का रूपांतरित रूप माना है। ब्रह्मवंशियों द्वारा रचित कहानी यही खत्म नहीं होती है। इन लोगों द्वारा जो भी कथा कहानी वाली संस्कृति स्थापित की गई है, लगभग सभी का समय पाषाण युग से भी काफी पूर्व का रहा है। अब पाषाण युग की आदिम व्यवस्था से तो आप लोग परिचित है ही। इस पूर्व पाषाण युग को सही अर्थों में देखा जाए तो इस समय तक समुचित रूप से भोजन, वस्त्र, आवास, लिपि, मुद्रा आदि कुछ भी विकसित नहीं हो पाया था। फिर भी ब्रह्मवंशियों द्वारा करोड़ों वर्ष पूर्व में जाकर उन्नत सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग स्थापित किया जाता है। उसी उन्नत युग वाली कहानी में से एक सतयुग वाली कहानी रामायण को पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि नाम के लेखक द्वारा लिपिबद्ध करवा देते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग के समय तक लेखन हेतु सिर्फ शिला का ही प्रयोग सभी लोगों द्वारा हुआ है। दूसरी बात, पुष्यमित्र शुंग के समय तक लेखन हेतु जिस लिपि का उपयोग सभी द्वारा किया गया है, उस लिपि की वर्णमाला धम्म लिपि की है। इस बात को तो आप लोग भी देख रहे हैं। फिर वाल्मीकि द्वारा पत्थर पर लिखी हुई धम्म लिपि वाली रामायण आज कहाँ है? पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक देवभूति शुंग था, जिसे राजसत्ता का समुचित संचालन नहीं कर पाने की वजह से उसका अमात्य वासुदेव कणव उसकी हत्या करते हुए सत्तासीन हो गया था। परंतु देश के पश्चिमी भाग से हिंद बैक्ट्राई, शक, पहलव और कुषाण और दक्षिणी भाग से सातवाहन के दबाव के कारण कणव वंश मात्र 40-45 वर्ष में ही समाप्त हो गया था।